सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन के लिए हर कोई बहुत एक्साइटेड है। हर कोई इधर उधर डांस कर रहा होता है डांस कंपटीशन शुरू होने से पहले। फिर जो होस्ट होता है वो स्टेज खाली करवा देता है। इस कंपटीशन का होस्ट वो लड़का विनिंग प्राइज बताता है जो कि 5,000 रुपये है। आखिर तक स्टेज पे रहने वाला विजेता होगा। यहाँ पोयराज भी आ जाता है जिसकी नज़र हजीरन पर ही होती है। ये होस्ट कंपटीशन की और भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताता रहता है, जैसे कि बीच बीच में सबको 5 मिनट का पानी का ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे हम 2 लड़कियों को आते हुए देखते हैं और मासी की बेटी कहती है कि इस आइलैंड की परियां आ गई। हजीरन कहती है कौन है ये लोग। मासी की बेटी नहीर बताती है कि इसका नाम इदिल है और ये हमारे यहाँ की मेयर की बेटी है। कहीं कुछ भी हो रहा हो, शादी मैयत, इसे हर जगह बुलाया जाता है। कंपटीशन शुरू करने के लिए, फंक्शन का फीता काटने के लिए और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये हर जगह होती है। होस्ट इदिल को स्टेज पे बुलाता है। इदिल स्टेज पे जाती है और कंपटीशन की शुरुआत की घोषणा करती है और सभी कंटेस्टेंट को बेस्ट ऑफ लक कह के नीचे अपनी दोस्त की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरती है और नीचे उतरते ही सबसे पहले वो पोयराज के पास चली जाती है। पोयराज उससे पूछता है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ। इदिल कहती है बस कुछ नहीं, छोटी सी चोट लगी है। तक एक बच्ची पोयराज के पास आती है और कहती है कि मुझे ना समर कैंप जाना है और मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने तुम्हारा नाम डांस कंपटीशन में लिखवा लिया है। पोयराज तुम डांस करोगे ना, तुम जीत गए तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। सब हैरान होते हैं कि पोयराज कहाँ डांस करता है। पोयराज बच्ची को कहता है कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मैं कभी डांस नहीं करता। बच्ची के प्लीज कहने पे इदिल कहती है कि देखो बेटा, मेरे पैर में भी चोट लगी है, आखिर पोयराज किसके साथ डांस करेगा, तुम अगले साल चले जाना। डांस का होस्ट हजीरन की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है पोयराज की, वो उसके साथ डांस करेगा, आ जाओ ऊपर। इदिल कहती है वो पोयराज की गर्लफ्रेंड नहीं है और सब इधर उधर बातें करने लगते हैं कि पोयराज की गर्लफ्रेंड। हजीरन कहती है कि ये सब एक गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। पोयराज मना करने की जगह उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगा और तुम्हारे लिए जीतूंगा भी। इसे लगता है कि पोयराज इसी मौके की तलाश में था। पोयराज हजीरन के पास आके उसके कान में कहता है कि क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा। हजीरन गुस्से में उठती है और स्टेज की तरफ जाती है और यहाँ इदिल इस बात से परेशान होती है कि ये दोनों साथ में डांस करेंगे। स्टेज पे पोयराज हजीरन को कहता है कि अब तो हम रिलेशनशिप में है ना। हजीरन बताती है कि वो बुद्धू लड़का मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था और मैंने सबसे आसान तरीका चुना ताकि उससे छुटकारा पा सकूं। पोयराज कहता है तुम्हें कोई और नहीं मिला। हजीरन गुस्से में कहती है कि आई विश तुम्हारे अलावा वहाँ कोई और होता। यहाँ पे कंपटीशन की शुरुआत टर्की के ट्रेडिशनल डांस से हो जाती है। हजीरन डांस करते हुए पोयराज को बोलती है वैसे भी मेरे साथ डांस करने के नाम पे तुम मेरे पास भागते हुए आए हो, मैं नहीं। पोयराज कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, उस बच्ची के लिए कर रहा हूँ। हजीरन पूछती है अच्छा तो फिर हमें कितनी देर तक ये करना पड़ेगा। पोयराज बताता है कि पिछले कपल 7 घंटे तक डांस करते रहे थे, तब जीते थे। हजीरन यहाँ परेशान होती है और मजबूरी में डांस कंटिन्यू रखती है। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे होते हैं और यहाँ इदिल परेशान हो रही होती है। तभी गाना बदलता है और हजीरन कहती है कि ये मेरा फेवरेट गाना है, तो मैं अब दिखाती हूँ कि डांस क्या होता है। और वो अब पोयराज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए डांस करना शुरू करती है। हजीरन यहाँ पे डांस एंजॉय करने लगती है और बार बार पोयराज को बोल रही होती है कि तुम अब डांस क्यों नहीं कर रहे, डांस करो ना। और यहाँ हम देख पाते हैं कि पोयराज एक्चुअली उसका डांस एंजॉय कर रहा होता है। उसके फेस पे एक स्माइल होती है और उसका हाथ भी थिरक रहे होते हैं, बस वो ऐसा डांस करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसलिए बस हजीरन को डांस करता हुआ देखता रहता है। और यहाँ इदिल और परेशान हो रही होती है। तभी सारे कंटेस्टेंट को 5 मिनट का ब्रेक मिलता है पानी पीने के लिए। हजीरन की सारी दोस्त और मौसी कहती है कि तुम बहुत अच्छा डांस कर रही हो। इदिल भी पोयराज के पास जाती है। हजीरन कहती है डांस करना तो ठीक है, लेकिन उससे बात करने में बहुत इरिटेशन होती है, कितना बेकार इंसान है वो। मासी कहती है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ इदिल पोयराज को कहती है कि तुम थके हुए लग रहे हो और बोर भी हो रहे होगे ना, तुम्हें डांस कंपटीशन छोड़ देना चाहिए। पोयराज इदिल को कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उस बच्चे को बोलता है कि मैं ही जीतूंगा और तुम समर कैंप जरूर जाओगी। एक ओवर होते ही सबको स्टेज पे वापस बुलाया जाता है और यहाँ इदिल हजीरन को आता हुआ देख स्टेज के पास की एक तार उठा देती है ताकि हजीरन गिर जाए। वो गिर जाती है। इदिल कहती है अरे यार, तुम्हें चोट लग गई होगी, अब तुम कैसे डांस करोगी। हजीरन उठ के कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं डांस करती रहूंगी। कोई इन महाशय से पूछो कि ये डांस कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस बात पे पोयराज हजीरन को अपने करीब खींच लेता है और फिर डांस करना कंटिन्यू रखता है। सब उनको बहुत चीयर करते हैं। एक रोमांटिक गाना होता है जिसपे दोनों बहुत क्लोज आके डांस कर रहे होते हैं।
इदिल यहाँ सादिक के पास जाके कहती है कि तुम्हें मेरे पापा से फेवर चाहिए था ना, पहले तुम मेरा एक काम करो, यहाँ की सारी लाइट और म्यूजिक बंद कर दो। सादिक लाइट और म्यूजिक बंद करने चला जाता है और यहाँ पोयराज और हजीरन एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के क्लोज डांस कर रहे होते हैं। लाइट जाने की वजह से सब रुक जाते हैं। इदिल स्टेज पे आके कहती है कि लाइट जाने की वजह से कंपटीशन रद्द किया जाता है। जजेस कहते हैं हम ऐसे कैसे रद्द कर सकते हैं। इदिल कहती है और क्या किया जा सकता है। डांस होस्ट कहता है कि हमने बहुत मेहनत की है, ऐसे रद्द नहीं हो सकता। वो एक दोस्त को मोबाइल में गाना चलाने के लिए कहता है और आसपास से कैंडल्स लाने के लिए कहता है। कैंडल जलने के बाद वहाँ का माहौल और भी रोमांटिक हो जाता है और यहाँ पोयराज और हजीरन साथ में डांस करना शुरू करते हैं। तभी इदिल के फ़ोन पे मैसेज आता है और वो कहती है कि मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। तुम एक काम करना, तुम यहाँ पे नज़र रखना, ठीक है। और वो अपनी दोस्त को बोल के चली जाती है। यहाँ हजीरन पोयराज से पूछती है कि क्या इदिल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पोयराज कहता है नहीं, ये मेरी फ्रेंड है। हजीरन कहती है ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि वो तुमसे प्यार करती है। पोयराज कहता है ऐसा नहीं है, वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। जैसे मेरी दादी की कंडीशन है उसमें वो मेरी बहुत मदद करती है। हजीरन पूछती है तुम्हारी दादी की कंडीशन मतलब। पोयराज बताता है कि एक दिन गार्डन में दादी गिर गई थी और तब से वो कोमा में है। हजीरन को ये सुन के बुरा लगता है और वो पूछती है लेकिन वो उठ जाएंगे ना, डॉक्टर ने ऐसा बोला होगा ना। पोयराज कहता है कुछ नहीं पता। हजीरन कहती है नहीं, वो पक्का उठेंगी, मुझ पे भरोसा रखो। डांस करते हुए अब इन दोनों को बहुत समय हो चुका है। हजीरन कहती है कि मैं अपनी गर्दन सीधी तक नहीं रख पा रही, मुझे इतनी नींद आ रही है। पोयराज कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे कंधे पे सर रख के सो सकती हो। हजीरन कहती है और अगर मैं गिर गई तो। पोयराज कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और हजीरन उसके कंधे पे सर रख के रेस्ट करने लगती है। अब सिर्फ 2 कपल बचे हैं कंपटीशन में। हजीरन कहती है ये दोनों कितने ढीठ हैं, इनमें से कोई थकता क्यों नहीं, मेरा तो एक एक अंग दर्द कर रहा है। सब थक जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। मासी और बाकी सब भी थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि चलो हम सब चलते हैं, जब भी फ्री होंगे तो फ़ोन कर देंगे। डांस करते हुए हजीरन नोटिस करती है कि उसके हाथ का एक ब्रेसलेट नीचे गिरा है। वो उसे उठाने जा ही रही होती है, तब तक दूसरे कपल की लड़की उस ब्रेसलेट को दरारों से नीचे गिरा देती है। हजीरन परेशान होकर वो ब्रेसलेट ढूंढने लगती है। पोयराज हजीरन को कहता है कि हम डांस करते हुए नहीं रुक सकते। पोयराज का हाथ झटक के हजीरन कहती है कि वो मेरा लकी ब्रेसलेट था, वो मुझे चाहिए। दूसरे कपल की लड़की कहती है कि जजेस आप देख रहे हो ये दोनों डांस नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें डिस्क्वालीफाई करो। हजीरन गुस्से में जाके पोयराज को हक कर लेती है और कहती है कि अब हम नहीं रुक सकते। अब अगर मुझे 10 घंटे भी डांस करना पड़ा तो मैं स्टेज से नहीं उतरूंगी और इनको तो बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी। ये सुनते ही दूसरे कपल का हस्बैंड कहता है कि मैं 1 मिनट के लिए भी अब नहीं खड़ा हो सकता, और वो नीचे बैठ जाता है और पोयराज और हजीरन कंपटीशन जीत जाते हैं। पोयराज डांस होस्ट से चेक लेके जाने लगता है। हजीरन पूछती है वो लड़की कहाँ है जिसे हमें पैसे देने हैं। पोयराज कहता है कि सब जा चुके हैं, वो भी जा चुकी है, मैं उसे सुबह चेक दे दूंगा। हजीरन कहती है कि ठीक है अब तुम दे देना, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो हम चलते हैं, प्लीज़ कुछ खिला दो मुझे। सुबह की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए गांव की शांत गलियों से निकलते हुए हजीरन कहती है कि ऐसे लग रहा है यहाँ पे किसी जादुई परी ने पूरे गांव को सुला दिया है। हमारे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना इंसान ना जानवर, हर कोई सो रहा है। पोयराज कहता है कि बस बोर हो ही गई है, तुम्हें चिड़िया की आवाज़ अभी आने लग जाएगी। हजीरन कहती है हाँ, और है ही क्या है यहाँ पे, चिड़िया, थोड़े जानवर और कुछ लोग। घूमने के लिए सिर्फ मेन मार्केट और बीच, उसके अलावा कुछ नहीं। पोयराज कहता है कि तुम बस इतना ही घूमी हो यहाँ पे, फिर तो तुमने असली खूबसूरती देखी ही नहीं। हजीरन कहती है कहाँ है ये असली खूबसूरती। पोयराज कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ। पोयराज उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके जाता है। हजीरन कहती है सच कहा था तुमने, ये जगह बहुत मैजिकल है। तो मुझे अपने बारे में बताओ, क्या तुम यहीं से हो? पोयराज बताता है कि हाँ मैं यहीं से हूँ। हजीरन पूछती है और तुम्हारे माता पिता, क्या दोनों यहीं से है? पोयराज कहता है कि सडनली तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? हजीरन कहती है कि अरे बाबा, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, बस बात करना चाहती हूँ। ठीक है चलो, तुम मत बताओ, तुम मुझसे पूछो मैं कहाँ से हूँ, क्या करने आई हूँ। पोयराज कहता है कि मुझे ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम इस्तांबुल से आई हो।
यहाँ पे घूमने के लिए आई होगी, तुमने लोकल खाना खाया, कुछ सेल्फी ली। अब जब तुम वापस चली जाओगी तो अपने ऑफिस के लोगों को, अपने शहर के दोस्तों को फ़ोटो दिखा के बोलोगी कि देखो मैं कितनी सुंदर जगह पे गई थी। आई विश मैं वहाँ पे रह पाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि तुम जैसे लोग अपनी शहरी ज़िंदगी कभी नहीं छोड़ना चाहते। हजीरन कहती है, ओह तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल गलत हो। हाँ, सिवाय एक बात के कि मैं अपनी शहरी ज़िंदगी कभी नहीं छोड़ना चाहती। मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, मॉल्स, लोगों की भीड़ भाड़, ट्रैफिक का नॉइज़ बहुत पसंद है। मैं कभी ऐसी छोटी जगह पे नहीं रहना चाहती और मैं यहाँ सेल्फी लेने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। फिर वो कहती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे इस जगह के बारे में बताओ, इस जगह की क्या कहानी है। पोयराज उसे बताता है कि ये जगह सूर्य भगवान के लिए बनाई गई थी। पुराने समय में यहाँ पे सूर्य ग्रहण देखने का बहुत महत्व था। हजीरन पूछती है ऐसा क्यों? पोयराज उसे बताता है कि यहाँ के लोग मानते थे कि सूर्य और चंद्रमा में बहुत प्रेम हुआ करता था, लेकिन वो कभी मिल नहीं पाते थे। सिर्फ सूर्य ग्रहण ही के ऐसा दिन था जिसमें वो आमने सामने मिलते थे। हजीरन कहती है, वाह, अब मुझे लगता है कि अगले सूर्य ग्रहण में मुझे इस जगह की बिल्कुल याद आने वाली है। फिर वो एक पल के लिए पोयराज को देखती है, ऐसे लगता है जैसे वो उसे कह रही हो कि मुझे तुम्हारी याद भी आने वाली है। दोनों अब वापस जाने लगते हैं। पोयराज कहता है कि अच्छा तो तुम सेल्मा आंटी की भतीजी हो, तब तो तुम भी यहाँ की हुई। हजीरन कहती है, मैं नहीं, मेरी मम्मी यहाँ की थी। मेरा काम यहाँ से खत्म हुआ और अब मैं कभी यहाँ वापस नहीं आने वाली। पोयराज कहता है, कैसा काम? हजीरन थोड़ा हिचकिचाती है और फिर बोलती है कि अपने गांव, अपने जड़ों को एक बार देखने का काम, और क्या, चलो मुझे लेट हो रहा है। पोयराज हजीरन को उसके घर छोड़ता है और हजीरन बाहर वाली सेती पे ही लेट जाती है। पोयराज जा ही रहा होता है तब तक हजीरन कहती है कि तुम्हें पता है मुझे शहर इतना क्यों पसंद है? पोयराज उसके पास आके बैठ के पूछता है, क्यों? हजीरन बताती है कि वहाँ पे जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हर पल एक नया एडवेंचर है। यहाँ तो ऐसे लगता है कि सालों साल तक एक बंदे का एक ही रूटीन रहता होगा। अभी भी देखो ना, चिड़िया की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं तो इस माहौल में सो भी ना पाऊँ। पोयराज उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करता ही है, तब तक वो देखता है कि हजीरन अच्छे से सो गई है। पोयराज पास ही रखे एक चद्दर से हजीरन को कवर कर देता है और एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। वो हजीरन के घर से निकल के सीधा कंपटीशन वाली जगह पे जाता है और स्टेज को उठा के हजीरन का ब्रेसलेट निकाल लेता है। यहाँ हजीरन उठते ही कहती है कि मुझे फेरी पे जाने से पहले अपना ब्रेसलेट ढूंढना है। नहीर पूछती है कि जीता कौन? हजीरन कहती है, मेरे होते हुए और कौन जीत सकता है। यहाँ पोयराज अपने घर पे होता है, तभी वहाँ इदिल आ जाती है। वो कहती है कि मैं गर्मा गर्म कुकीज़ बना के लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। दादी माँ की ऐसी हालत है, तुम्हें भी तो ख्याल की ज़रूरत है। पोयराज कहता है कि इदिल, तुम दादी माँ का ख्याल रखने में मेरी इतनी मदद करती हो, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इदिल कहती है, कोई बात नहीं, तुम इन्हें बाद में खा लेना। और फिर डांस कंपटीशन के बारे में पूछने लग जाती है। पोयराज ज़्यादा उसे जवाब नहीं देता। दोनों दादी माँ के पास आ जाते हैं और इदिल उनका ग्लूकोज बदलने लगती है और साथ साथ पूछती है कि हाँ तो कंपटीशन में क्या हुआ, बताओ ना, आखिर तक तो नहीं रुक पाए होगे ना तुम? वैसे भी वो लड़की कितनी इरिटेटिंग सी थी, तुम उसे छोड़ छाड़ के आधी रात को ही वापस आ गए होगे ना। पोयराज कहता है, नहीं इदिल, हमने पूरी रात डांस किया और हमने कंपटीशन भी जीता। इदिल कहती है, ओह ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मासी हजीरन को कह रही होती है कि तुम फिर से जल्दी आओगी ना बेटा। हजीरन बताती है कि शायद मैं जल्दी टोक्यो चली जाऊं तो मेरा आना मुश्किल होगा। मासी थोड़ा निराश होती है। हजीरन कहती है, आप निराश मत होइए, मेरा जब रिटायर होने का मन करेगा तो मैं यहीं आके रिटायर हो जाऊंगी। पिरिकीत कहती है, और हाँ, यहाँ एक दुकान खरीद के पैनकेक की शॉप भी चला लेना। हजीरन कहती है कि मेरा दिमाग ही खराब होगा कि यहाँ पे मैं कोई दुकान खरीदूंगी। मासी कहती है, हाँ, तुम्हें खरीदने की क्या जरूरत है, तुम तो ऑलरेडी यहाँ पे मालकिन हो। हजीरन कहती है, क्या मतलब? मासी कहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या, बीच के पास वाला जो बड़ा सा खंडहर सा घर है वो पोयराज और तुम्हारी दादी ने मिल के लिया था। एक जमाने में उनकी दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। हजीरन कहती है, क्या इसका मतलब ये है कि पोयराज और मैं उस जमीन के पार्टनर्स हैं? मासी बताती है, हाँ ऐसा ही है। यहाँ पे हम बीच की खूबसूरती देखते हुए पहुँचते हैं कंपटीशन की जगह पे, जहाँ पे हजीरन अपना ब्रेसलेट ढूंढवा रही होती है। वो बार बार उस लड़की को बोल रही होती है कि वहाँ देखो ना और वहाँ, लेकिन उसे ब्रेसलेट नहीं मिलता। तभी वहाँ पोयराज आ जाता है। ब्रेसलेट ढूंढते हुए देख वो उसके पास चला जाता है। हजीरन गुस्से में
पोयराज को बताती है कि मेरा ब्रेसलेट नहीं मिला। पोयराज कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं मिला, और वो उसे देने ही वाला होता है। तब तक हजीरन कहती है कि मैं उसे ढूंढे बिना वापस नहीं जा सकती। पोयराज कहता है चिंता मत करो। तब तक हजीरन गुस्से में उठ के कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है कि चिंता मत करो, ब्रेसलेट मिलने कितना कीमती है तुम सोच भी नहीं सकते। पोयराज उसे रोक के कहता है कि अरे मैंने कहा चिंता मत करो, क्योंकि क्या पता किसी और ने तुम्हारा ब्रेसलेट ढूंढ लिया और वो तुम्हें देने वाला हो। हजीरन गुस्से में पोयराज को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, और तुम कहना चाह रहे हो कि रात को कोई आया मेरा ब्रेसलेट ढूंढ के लेके गया और मुझे वो देने वाला है? क्या किसी को इतना प्यार हो गया है मुझसे इतने ही दिन में? क्योंकि इतना तो कोई किसी के लिए तभी करता है जब उसे किसी से प्यार होता है। ये बोल के हजीरन गुस्से में चली जाती है। प्यार वाली बात सुन के पोयराज ब्रेसलेट छुपा लेता है, उसे वापस नहीं करता। यहाँ इदिल की दोस्त उसको पोयराज और हजीरन के बारे में सारी खबर दे रही होती है। इदिल बिरिकीत को कैफे में बैठा देख के कहती है कि उसकी दोस्त तो यहीं बैठी है, चलो पता करते हैं ये और कितने दिन के लिए है यहाँ पे। और वो अपना एक स्कर्ट लेके फाड़ देती है। यहाँ बिलिकी जब कैफे में होती है तो वहाँ पे एल्पर भी आ जाता है। मेलिसा एल्पर से पूछती है कि तुम्हें तो लेमनेड ही चाहिए होगा ना? एल्पर कहता है हाँ लेमनेड ही ले आओ। मेलिसा अंदर चली जाती है और यहाँ एल्पर और बिलिकीत आपस में बात करने लगते हैं। बिलिकीत उससे बहुत प्यार से फ्लर्ट करते हुए बात कर रही होती है और हम देख पाते हैं कि मेलिसा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। यहाँ इदिल मौसी से स्कर्ट सिलवाने के बहाने उनसे पूछने लग जाती है, तो आप कह रही हैं कि हजीरन आज ही चली जाएगी? एक ही दिन तो हुआ है उसे आए हुए। मासी कहती है हाँ ये तो है, लेकिन उसे ये जगह पसंद नहीं, इसलिए वो रुकेगी नहीं। लेकिन वो आती जाती तो रहेगी ना? दिल बातों बातों में पूछती है। मासी बताती है कि नहीं, दरअसल उसकी टोक्यो में जॉब लगने वाली है तो वो जल्दी में तो नहीं आने वाली। इदिल नकली सा मुंह बना के कहते हैं कि अरे मुझे उसके साथ बहुत मजा आया था और आपको भी कितना बुरा लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आप ये स्कर्ट कल तक मुझे ठीक करके दे देना। और वो दोनों खुशी खुशी उस दुकान से निकलकर आ जाती हैं। यहाँ हजीरन गांव की गलियों में इधर उधर घूम रही होती है। मोबाइल में नेट ना चलने के कारण वो सही जगह पे नहीं पहुँच पा रही होती है। पोयराज से पूछती है कि मैं मार्केट तक कैसे पहुँचूँ। पोयराज उसे रास्ता बता देता है। हजीरन जा ही रही होती है तब तक उसे फ़ोन आता है और साथ में पोयराज को भी फ़ोन आता है। बॉस का सेक्रेटरी हकन हजीरन को बताता है कि तुमने जो बैलेंस शीट भेजी थी वो काम कर गया। बैंक अब जल्दी ही अली को लोन भरने के लिए प्रेशर करने वाली है। हजीरन कहती है ये करने की क्या जरूरत थी? अभी वो पोयराज को ये बोलते हुए सुनती है कि अरे मैं लोन पे कर दूंगा। कौन सी बैलेंस शीट दिखाई गई है आपको? नहीं, मुझे इतना नुकसान नहीं हो रहा, मैं धीरे धीरे आपका सारा लोन पे कर दूंगा। हजीरन यहाँ हैरान होके पोयराज की बातें सुन रही होती है। पोयराज कहता है ठीक है, मैं बैंक आता हूँ तब बात करते हैं, और वो फोन रख देता है। हजीरन पोयराज से पूछती है क्या हुआ। पोयराज उसे बताता है कि बैंक को पता चल गया है कि मेरी फैक्ट्री बहुत टाइम से मुनाफा नहीं कर पा रही है। हजीरन कहती है तुम्हारी फैक्ट्री? तुम तो वहाँ काम करते थे ना? पोयराज कहता है नहीं, वो मेरी ही फैक्ट्री है, मैंने उसको चलाने के लिए लोन लिया था और अब अगर मैं उसे नहीं भर पाया तो मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। ये बोल के पोयराज परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। हजीरन ये सब सुन के बहुत दुखी और कंफ्यूज हो रही होती है। वो जल्दी से हकन को फ़ोन मिलाती है और उससे पूछती है कि तुमने अली का नाम क्या बताया था, उसका पूरा नाम क्या है? हकन बताता है पोयराज अली अक्सर। हजीरन कहती है पोयराज, और फिर अब वो बहुत दुखी हो जाती है। उसे एकदम से एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है।